नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इस चैप्टर के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप के प्रभाव की, कि किस तरह से ताप परिवर्तित करने पर पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। देखिए, जब हम किसी पदार्थ को दाब लगाते हैं तो उसके पदार्थ के कणों की बीच की दूरी कम होती है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन यदि ताप कम किया जाए, ताप को क्या किया जाए, कम किया जाए, और ताप कम करके उस पदार्थ के पर क्या लगाया जाए, दाब लगाया जाए, तो दाब लगाने से उस पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी कम होती जाती है और पदार्थ के कण पास पास आते जाते हैं। जब पदार्थ के कण पास पास आते हैं, जब पदार्थ के कण पास पास आते हैं तो पदार्थ के कणों के पास पास आने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। जैसे हमने देखा है कि गैस में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, द्रव में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत ठोस के, लेकिन गैस के कम से कम होते हैं। गैस में पदार्थ के कण सबसे अधिक दूर दूर होते हैं, अधिक दूरी होती है पदार्थ के कणों के मध्य, जबकि द्रव में गैस की अपेक्षा कम दूर होते हैं और ठोस में पदार्थ के कण अपेक्षाकृत बहुत नजदीक होते हैं, बहुत सटे हुए होते हैं। तो जब दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने से पदार्थ के कणों की मध्य की दूरी कम होती है। मध्य की दूरी कम होने से पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है। सपोज कीजिए गैस को दाब प्रेशराइज किया जा रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, तो गैस के कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है और अवस्था परिवर्तन के दौरान ये गैस द्रव अवस्था धारण कर लेती है, जिसका उदाहरण हमने पढ़ा है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। जब इसको सिलेंडरों में भरा जाता है तो इस गैस को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर, ताप इसका लगातार कम किया जाता है, निम्न ताप और उच्च दाब पर प्रेशराइज किया जाता है, इसको उच्च दाब दिया जाता है, जिससे इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है और ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती है। ऐसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है, सीएनजी का नाम सुना होगा आपने, उसको भी दबा के उच्च दाब और कम ताप पर, निम्न ताप और उच्च दाब पर प्रेशराइज करके दबा के दाब देकर द्रवित अवस्था में संपीड़ित किया जाता। तो इस तरह से पदार्थ में दाब लगाने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि दाब कम कर दिया जाए, दाब कम करने पर पदार्थ के कणों की दूरी बढ़ जाती है और पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास करता है। तो इस तरह से दाब का पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अपना पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से संबंधित ही एक टॉपिक है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में आपने सुना होगा। अब आप कहोगे सर, आप कह रहे हो
कि किसी पदार्थ को ताप देने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। पदार्थ गैस ठोस अवस्था से द्रव में आता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे पदार्थ भी देखे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनमें उनको ताप भी नहीं दिया जाता, फिर भी वो अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बेटा, ऐसी कुछ स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थिति जब पदार्थ को ताप भी नहीं दिया जा रहा हो, अर्थात वायुमंडलीय ताप दाब पर ही द्रव पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उस पदार्थ को कुछ ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, और वो ताप क्वथनांक कहलाता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ये क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जब पदार्थ को गर्म ही नहीं किया जा रहा है, जब क्वथनांक ताप पर पदार्थ है ही नहीं, फिर भी पदार्थ का वाष्पीकरण होता है, फिर भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पदार्थ परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्वथनांक से कम तापमान पर क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ना कोई अलग से ताप दिया जा रहा है, फिर भी वो अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव से वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम जल की बात करें तो जल की एक स्थिति ऐसी होती है जब उसी वायुमंडलीय ताप दाब पर, हमारे वायुमंडलीय ताप दाब पर ही वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उसे हम वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात क्वथनांक से कम ताप पर ही पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित होने लगती है, करने लगता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है कि पदार्थ को हम क्वथनांक ताप पर गर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, ये प्रक्रिया अपनी वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। कोई दिक्कत बेटा वाष्पीकरण में? कि क्वथनांक ताप से कम ताप पर ही पदार्थ स्वतः ही द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वाष्पीकरण कहलाती है। अब बात आती है वाष्पीकरण। अब इस प्रक्रिया को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। किन किन कारकों से ये प्रक्रिया प्रभावित होती है उनका अध्ययन हम करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक।
देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो नंबर 1 है इसमें सतह का क्षेत्र। सतह का क्षेत्र, सतह का क्षेत्र से मतलब है कि जल भरा हुआ है तो वो सतह कितनी क्षेत्रफल लिए हुए है। सतह का ऊपर का क्षेत्रफल कितना है, जल जो भरा हुआ है उसकी सतह कितनी चौड़ाई कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है। अब यदि ये सतह का क्षेत्र बढ़ता है, यदि सतह का क्षेत्र बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो निश्चित रूप से वाष्पीकरण भी बढ़ता है। क्यों? देखिए, इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण दूं कि एक 2 लीटर पानी एक छोटी भगोनी में रखा हुआ है जिसका सतह छोटी है, ऊपर से जो जल की सतह है उस भगोनी का आकार छोटा है, और वही एक 2 लीटर पानी एक बड़ी टंकी में रखा हुआ है, भरा हुआ है, जिसकी सतह अपेक्षाकृत भगोनी के बड़ी है। तो उस जल के लिए टंकी में भरे हुए जल की वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के लिए कुछ ताप चाहिए, कुछ ताप की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ताप क्वथनांक से कम होता है। जब वायुमंडल या जो उसके उस बर्तन के आसपास की जो सतह है का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जो ताप है, उस ताप पर ही वो पदार्थ पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो जब सतह ज्यादा मिल रही है, जब सतह ज्यादा होती है, सतह का क्षेत्र ज्यादा होता है, तो अपेक्षाकृत अधिक जल का वाष्पीकरण होता है, अधिक जल वाष्प में परिवर्तित होता है, तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक, नंबर 1 कारक हमने पढ़ा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने का, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्या होता है बेटा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पीकरण तेजी से होने लगता। और यदि सतह का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, सतह का क्षेत्रफल कम होता है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। देखिए, तालाब में वाष्पीकरण होता है, एक समुद्र में वाष्पीकरण होता है। समुद्र का सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है तो वहां से ज्यादा जल वाष्पित होता है। एक तालाब में सतह का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत समुद्र के कम होता है तो वहां से वाष्पीकरण की दर कम होती है। नंबर 2 बात करते हैं हम तापमान। दूसरा कारक होता है तापमान। देखिए, वाष्पीकरण के लिए कुछ न कुछ ताप की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि जो जल वाष्पित होता है वो किसी न किसी ताप पर होता है, और जब उस क्षेत्र का ताप बढ़ता है जहां वाष्पीकरण हो रहा है, तो देखिए ताप बढ़ने से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तापमान का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से अवस्था परिवर्तन होता है। तो देखिए,
जब ताप में वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है, तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान में वृद्धि होने से निश्चित रूप से जल के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब कण दूर होते हैं तो द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। तो निश्चित रूप से तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। यह आपकी समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ के कण दूर दूर हो जाते हैं और अवस्था परिवर्तित हो जाती है और पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाता। तो ये हुआ तापमान में वृद्धि, अर्थात वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तीसरा आता है बेटा आर्द्रता की कमी। आर्द्रता की कमी, आर्द्रता से मतलब होता है बेटा कि वायुमंडल में जो है, जो वायु है, उस वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होती है, जलवाष्प की जो मात्रा होती है, उस जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जो आर्द्रता है, अर्थात तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, वो एक तरह से आर्द्रता है, वो आर्द्रता कहलाती है। अब जहां वाष्पीकरण हो रहा है उस क्षेत्र की वायु में यदि आर्द्रता की कमी होगी, अर्थात जलवाष्प की कमी होगी, तो ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात आर्द्रता की दर में, आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। नहीं आया समझ में? आप ध्यान से देखिए। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में, वायु में जलवाष्प की मात्रा। जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण हो रहा है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण हो रहा है उस क्षेत्र में जो वायु है, उस वायु में जलवाष्प की मात्रा में यदि कमी होती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अर्थात वहां की वायु में शुष्कता आती है और उस शुष्कता की पूर्ति के लिए क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, अर्थात वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अगला है वायु की गति या तेज गति। बेटा यदि वायु की गति भी तेज हो जाती है, वायु की गति तेज हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। देखिए बेटा, वाष्पीकरण के कारण ही हमारे कपड़े सूखते हैं। हम कपड़ों को फैलाकर क्यों सुखाते हैं? उसका कारण है कि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, जिससे हमारे कपड़ों में जो जल है वो आसानी से वाष्पित हो जाता है। तेज हवा में कपड़े आसानी से जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेज हवा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तेज हवा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती। ठीक, ये हमने 4 कारक पढ़े: सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति।
ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात की। अब देखिए कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे होंगे कि सर पानी से भरे बर्फीले गिलास, एक बर्फ से भरा हुआ गिलास है जिसमें बर्फ भरी हुई है, उस बर्फीले गिलास में, कांच का गिलास है और कोई भी बर्तन है जिसमें बर्फीला जल भरा हुआ है, तो उस पात्र के, गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों आ जाती हैं? इसका कारण यह है बेटा कि जो बर्फीला जल होता है जो गिलास में भरा हुआ है, वो उस गिलास की सतह के क्षेत्र के ताप को कम कर देता है। गिलास के ताप को कम कर देता है, गिलास का ताप भी कम हो जाता है और उस गिलास के चारों तरफ या उस पात्र जिसमें जल भरा हुआ है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण की जो वायु है वो वायु भी क्या होती है, ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर वो गिलास की सतह, बाहरी सतह पर हमें बूंदों की रूप में नजर आती। क्या होता है देखिए, बर्फीले जल से भरे हुए गिलास के सतह पर हमें बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? प्रश्न यह है, हमारा प्रश्न है, आपसे पूछा जाए कि बर्फीले जल से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? तो देखिए बेटा, बर्फीला जल जब गिलास में भरा हुआ है तो वो गिलास की सतह को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, गिलास की सतह के तापमान को कम कर देता है और जो वहां गिलास के चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस वातावरण की भी आर्द्रता को बढ़ा देता है, अर्थात उस वातावरण के तापमान को भी कम करता है। तो वो वायु जब उस कम तापमान वाले ठंडे गिलास से टकराती है तो उसके आसपास की वायु का ताप भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ताप कम होने से, आर्द्रता बढ़ने से वो जो वायु है, वायु का जो क्षेत्र है, वो वायु हमें बूंदों के रूप में गिलास पर दिखाई देती है। वो वायु वाष्प के रूप में, वाष्प रूप से द्रवित अवस्था में बूंदों के रूप में गिलास पर जमा हो जाती है। तो इस तरह से हमें गिलास की सतह पर बूंदें नजर आती। तो ये पढ़ा आज के इस वीडियो में बेटा हमने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और अवस्था परिवर्तन के बारे में, इसमें हमने अध्ययन किया। तो आप इस वीडियो को ढंग से सुनोगे, सुनने के बाद अपनी किताब से पढ़ोगे, इसको पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी नोटबुक में नोट करोगे। धन्यवाद।